नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आज लोकतंत्र में बात करेंगे बिहार के चौसर की। बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के बीच अब यह सियासी मुद्दा भी हो चला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि 20 वर्षों में बिहार में 60,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को चलाने में पूरी तरह फेल हो गए हैं। मार्के की बात यह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, जबकि पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नीतीश कुमार के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। यह परिदृश्य तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल रहे होते हैं। सत्ता तो सत्ता, विपक्ष के भी निशाने पर तेजस्वी यादव इस वक्त हैं। हालांकि तेजस्वी नीतीश के डी यानी डेवलपमेंट के जवाब में अपना हथियार YNR को मान रहे हैं। तेजस्वी का मानना है कि वे किसी भी हाल में नीतीश कुमार को अब अपने साथ में नहीं लेंगे, लेकिन लालू ने लिखा कि हर पुरानी बात भूल कर आओ करे नई शुरुआत। इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद नहीं है, उनके लिए आरजेडी का दरवाज़ा खुला हुआ है। जाहिर है तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ज़्यादा उत्साह और आत्मविश्वास में हैं। उन्हें लगता है कि पिछले चुनाव में राज्य की जनता ने 78 सीट दिलाकर सबसे बड़ी पार्टी उन्हें बनाया। बिहार की सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती एनडीए है। नीतीश कुमार के अगुवाई वाले एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। इस तरह एनडीए एक मजबूत गठबंधन और समीकरण के सहारे तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले आरजेडी को उसने घेर रखा है। बिहार का चुनावी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरे प्रशांत किशोर सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए बनते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज के नाम से अपनी पार्टी उन्होंने चला रहे हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ने की तैयारी में है। बिहार में कांग्रेस इस बार अलग ही तेवर में नजर आ रही है। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस बिहार में आरजेडी के सहारे राजनीति करती रही है, लेकिन इस बार लालू यादव की पकड़ से बाहर निकलकर अपनी खोए हुए सियासी आधार को पाना चाहती है। आज हम इसी सियासत वाली बिसात का विश्लेषण करेंगे। तो तेजस्वी का नीतीश सरकार पर ज़बरदस्त हमला है और अब चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त है नहीं, ऐसे में यह समझा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार यह लड़ाई और इसमें एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच संघर्ष में किसका पाला ज़्यादा भारी रहेगा। और यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो चुनाव के पहले बयानों के माध्यम से अब चल पड़ा है, यह क्या गुल खुलाता है, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के दौर में हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता आरजू खान साहब जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, रवि अरोड़ा साहब। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत अरोड़ा साहब आपसे करते हैं। न सत्ता पक्ष की बात, न विपक्ष की बात, जमीनी हकीकत की बात। इस बार बिहार में क्या एक बार फिर से एनडीए गठबंधन हावी रह सकता है या इस बार एक मौका है तेजस्वी यादव के पास भी कि वो अपने महागठबंधन के सहारे, जो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, इस बार उतने सीटों से भी पार पा जाएं कि सत्ता में वापसी कर सकते हैं, या ये माइनस नीतीश कुमार संभव ही नहीं है। ओपनिंग टेक आपसे अरोड़ा साहब। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शुरुआत के हम करें नीतीश कुमार जी की पार्टी से, तो जिस प्रकार से 20 साल हो गए उनको सत्ता में, और खासकर इतने टाइम में एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। लेकिन क्योंकि यह समझने वाली बात रहेगी कि
बेशक से उनके पास बहुमत में आने के लिए आंकड़े नहीं होते, लेकिन वो फिर भी सत्ता में आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। चाहे वहाँ 3 ध्रुव में बटी हुई जो राजनीति है, यहाँ एक तरफ भाजपा है, एक तरफ आरजेडी है, वहाँ और तीसरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। तो उसका फायदा सीधा सीधा नीतीश कुमार जी के बगैर, क्योंकि देखिए आरजेडी कभी भी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं कर सकती, और आरजेडी और बीजेपी के बीच में अलायंस ना होने का सबसे बड़ा फायदा अगर मिलता है तो नीतीश कुमार जी को मिलता है। देखिए बहुमत के में आने के लिए जो जदोई आंकड़ा होता है वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन हर बार ऐसा होता है वो सत्ता में आ जाते हैं और वो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। इस बार भी ऐसा हो सकता है। वही जिस प्रकार से आप ये समझना होगा कि जिस प्रकार से आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव तो बेशक से पूरी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, आक्रामक रूप से बोल रहे हैं, वही राबड़ी देवी और लालू यादव जिस प्रकार से अपनी छवि बचाने की कोशिश, मतलब एक मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनावों के बाद का रिजल्ट तय करेगा कि सत्ता में कौन आ रहा है और क्या गठबंधन चल रहा है। क्योंकि यह बात तय है जिस प्रकार से कई बार नीतीश कुमार जी ने आरजेडी का दामन थामा, कभी भाजपा का दामन थामा, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक आरजेडी भी पशुपेश में है। बेशक से उनको पता है चुनावों से पहले यह गठबंधन आरजेडी के साथ किसी भी प्रकार से जनता दल यूनाइटेड का नहीं हो पाएगा, लेकिन चुनावों के रिजल्ट यह तय करेंगे कि उसके बाद क्या होने वाला है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करे। ऐसे में अगर कुछ मनमुटाव होता है तो एक संभावना बनी रहती है। इसी को लेकर जो बयान आ रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है लालू ने कि हर पुरानी बात को भूल कर करे नई शुरुआत, प्रेम और कैसे बढ़े आगे समाज हर काम। तो जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का जो बात कही है वो एक तरीका है कि पूरी राजनीति को मैनेज करने का। और वो जानते हैं कि बेशक से अभी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड में किसी भी प्रकार से अलायंस नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले टाइम में चुनाव के रिजल्ट यह तय करने वाले हैं, क्योंकि वहां 50% वोट बैंक जो है वो युवाओं का है, जिसमें 30 से 32 साल की उम्र के युवा हैं, और उनको रिझाने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कुछ ऐसे सरकार से उन्होंने यूथ की बात की है, नौकरी की बात की है, रोजगार की बात की है। मतलब जो विकास की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं उसको निकाला गया है वायनाड। लेकिन अब चुनावों का रिजल्ट तय करने वाला है कि आखिर क्या जो इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा यह तय है, क्योंकि वो जिस प्रकार से उन्होंने जो है एलजेपी को भी अपने साथ ले लिया है और छोटे घटक दलों को भी अपने साथ ले रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़े, कोई तो राय नहीं, लेकिन टक्कर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। तो ऐसे में रिजल्ट तय करने वाले की जो पहले से सीटें बढ़ती हैं आरजेडी की, और अगर बढ़ती हैं तो कितना नुकसान और कितना फायदा नीतीश कुमार को होता है और आने वाला कौन सा होगा, इसी पर सबकी निगाहें हुई हैं। नहीं ठीक है, सही कह रहे हैं आप। और देखिए अब हमारे साथ दोनों पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। शुरुआत प्रतिभा जी आपके साथ अब करेंगे। अब देखिए बात हो रही है नीतीश कुमार की, तो बात होती है आपके माध्यम से, आप ये कहती हैं कि सुशासन का मॉडल ही नीतीश कुमार है। उसी सुशासन के ऊपर अभी सबसे ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं कि बिहार में क्या पुलिस भी सेफ नहीं है। बिहार में जिस तरह पुलिस भी आपराधिक मामले निपटाने जाने के वक्त खुद शिकार हो जा रही है, यह सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है, लेकिन इन सबके बीच एक सुकून की खबर आपके लिए यह ज़रूर है कि नीतीश कुमार एवर रिलेवेंट है, हमेशा के लिए प्रासंगिक रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए सब जानते हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी साहब के इक्वेशन को लेकर के नीतीश बाबू कितने खुश थे नाखुश थे वो सब देखते हैं। आप जिसको नेचुरल अलायंस बोलती हैं उसी नेचुरल अलायंस से वह बाहर भी निकले थे। और अब इस बार चूंकि एक बार फिर से नीतीश बाबू सत्ता की इस धुरी बने हुए हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में, तो ऐसे में नीतीश बाबू का मन क्या डोल सकता है, और नहीं डोलेगा तो कौन सा वो फेविकॉल का गठजोड़ है कि उनको चिपकाए रखेगा। प्रतिभा जी। देखिए कुणाल, ये ऐसा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में शुरू से रही है और आगे भी रही। और जिस तरह से उन्होंने बिहार में सुशासन का मॉडल स्थापित किया है, जैसे 2005 में जो उन्हें बेपटरी बिहार मिला था, तो उसको उन्होंने पटरी पर लाने का काम किया अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से और अपने काम के बदौलत, अपने साफ सुथरी छवि के बदौलत। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें देखना चाहती है, उन्हें अपना मैंडेट देती है। आपने अपनी बातों में कहा कि आगे क्या, तो आगे कहीं कुछ नहीं। देखिए लोगों ने दौरे डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है
विपक्ष को भी पता है कि बिना नीतीश कुमार के उनकी नैया किनारे लग जाएगी, कहीं से पार लगने वाली नहीं है, डूबेगी उनकी नैया। तो वो डोरे डालना शुरू कर दिए, जाल फेंकना शुरू कर दिए, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है, मजबूती के साथ पांचों घटक दल एनडीए के अपनी चुनाव की तैयारी में लगे हैं। सभी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक आपसी सहयोग समन्वय बना करके सम्मेलन कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। हम चुनाव की तैयारी में हैं, तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं पूरी मजबूती के साथ। तो विपक्ष का कहीं अता पता नहीं रहेगा, ये विपक्ष को भी पता है कि आने वाले चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इसलिए देखिए, तो प्रतिभा जी आप कह रही हैं 2005 से अभी तक सुशासन की बात आपने की, तो वही सुशासन के ऊपर तो सवालिया निशान भी अब खड़े हो गए। हालिया दिनों का फिर से क्या जिक्र करने का जरूरत है, आपको मालूम ही है। तो अब नीतीश कुमार तब के मजबूत अब कमजोर क्यों है? क्या सत्ता वो अब ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, जैसा विपक्ष आरोप लगाती है? कुछ अधिकारी ही अब सरकार चला रहे हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता है, इंजीनियर है, उनको अधिकारी चला देगा। ये तो देखिए विपक्ष है ना, तो उन्हें तो कुछ न कुछ विपक्ष में बोलना है। बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है ना कुणाल जी, कि सत्ता पक्ष वाले बोलते हैं, लाख सरकार अच्छा काम करे, लेकिन विपक्ष को बोलना है। वो विपक्ष अपनी ड्यूटी कर रही है तो करने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी सुशासन के साथ समझौता नहीं किया। हाँ ठीक है, पुलिस वालों पर भी हमले होते तो हमला करने वाला कौन होता है? बिहार के लोग है ना, कोई हमलावर बिहार से ही है ना, अपने ही राज्य का है ना। तो किसी न किसी के घर के बेटा भाई, किसी का पति यही से है ना, कहीं बाहर का तो है नहीं कि हम उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। तो देखिए, छिटपुट घटनाएं घटित होती रही हैं, आगे भी होंगी, आज भी हो रही हैं। छोटी मोटी घटनाओं को हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम जीरो हो जाएगा, वो नहीं होगा। जब तक लोगों का माइंड सेट नहीं बदलेगा कहाँ से जीरो होगा। लेकिन देखना यह है कि घटनाएं घटित होती, माने जीरो नहीं होगा, लेकिन हीरो नीतीश कुमार रहेंगे, यही ना? उसके बाद क्या कार्रवाई नहीं होती है, देखना यह है। ठीक है, क्या सीएम हाउस के फोन का इंतजार करता है था ना? ठीक, कि फोन जाएगा तो हम केस दर्ज करेंगे, ठीक है, वो अलग टेंजेंट हो जाएगा। देखिए, अब आरजू खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। खान साहब, देखिए, पिछली बार बहुत आगे, बहुत नजदीक थे आप, लेकिन उतने भी नहीं कि सत्ता पे आप काबिज हो सके। इस बार क्या उस दूरी को पाटने की आपकी कोशिश होगी? वह भी तब जब नीतीश कुमार अभी फिलहाल, अब चूंकि राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, कोई कुछ भी कहे, अभी फिलहाल वो एनडीए के साइड में है। क्या एक छोटी सी खिड़की आप भी खोल कर रखना चाहते हैं कि कभी यदि मन डोले तो फिर से इस तरफ आ जाए? आप क्या चाहते हैं कि हम अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार लें पत्रकार महोदय? आप यही चाहते हैं? आपकी जो मर्जी हो, मंशा है, बता दीजिए। नहीं, मैं वही मंशा बता रहा हूँ ना। आप यही चाहते हैं कि आप मुझसे ये कबूल करवाना चाहते हैं कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं। एक थके हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भला हम क्यों लेंगे, आप ये बताइए। और अगर उनकी इतनी कटिबद्धता है बिहार प्रदेश के लिए, तो आज 20 सालों में बिहार प्रदेश हर चीजों में अव्वल नंबर पे क्यों है, पिछलेपन में? आप ये हमको सवाल का जवाब दीजिए। आज बिहार देश में पहला ऐसा राज्य क्यों बना है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पलायन का केंद्र बना? सबसे ज्यादा बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और सब माफियाओं को, शराब माफियाओं को ये संपोषित और संरक्षित करते हैं। बिहार का पिछड़ा दलित का बच्चा SC/ST वर्ग का एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताती है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, कि 2.5 से 3 लाख बच्चे पिछड़े वर्ग के जेल की सलाखों के पीछे हैं। और वो किस लिए हैं? वो डिलीवरी बॉय बनने पे मजबूर हुए हैं। डिलीवरी बॉय क्यों बने वो बच्चे? इसलिए कि बिहार प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार प्रदेश सबसे ज्यादा, अगर प्रति व्यक्ति कम किसी राज्य की है पूरे देश में, तो वो बिहार प्रदेश का है। तो ये सब तो भारत सरकार का डेटा है ना। ये महिलाओं की बात करेंगी, महिलाओं के पैरों में 1990 की ये बात करती है। 1990 में तो किसी महिलाओं के पैर में, या फिर 2025 में जी रही हैं, महिलाओं के पैर में नीतीश कुमार जी के खुद अपने ही गृह जिले के एक बिहार शरीफ में एक बच्ची के पैर में 9 किले ठोक दी जाती है। और उस दलित पिछड़े गरीब की बच्ची का लाश जो है अब मिलता है, सड़क के किनारे मिलता है। सब कुछ ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो पिछली नहीं, तो आप भी बता दीजिए खान साहब, पिछली दो बार जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि अब कभी उनको पार्टी में नहीं लेंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कहने का मतलब है पिछले 2 बार क्यों किए थे उनके साथ गठबंधन? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जिस प्रदेश का पहला प्रथम नागरिक
यानी जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद आए हाँ। और हमारे आदरणीय नेता से आकर कहे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है, हाँ। मुझे निगल जाना चाहती है, तो ये बताइए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री एक अपना वकार रखता है, एक इज्जत रखता है, अगर उसके बाद अगर उनका वक्तव्य इस तरीके का है जिसको आप लोगों ने खुद अपने टीवी स्क्रीन पे चलाया, हाँ। तो ये बताइए कि हम क्या करते? समाजवाद के नाते तो हम बाहर फैलाएंगे, अच्छा। समाजवाद के नाते तो हम करते हैं। बात होनी चाहिए कि इनके हमारे देश के गृह मंत्री जो मजबूत अपने आप को गृह मंत्री कहते हैं, कुछ दिन पहले तक कहते थे कि अमित शाह जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी के लिए फाटक बंद है, और 4 ही महीने के बाद निचला दरवाजा खोल देते हैं। तो हमारा दरवाजा वैसा नहीं है। तो आरजेडी सुप्रीमो साहब कह रहे हैं कि आओ हर पुरानी बातों को भूल कर करें एक नई शुरुआत, इसका भी आशय समझा ही दीजिए आप, जब सब कुछ समझा ही रहे हैं तो। प्रदेश की युवाओं और बेरोजगार लोगों से ये बात कर रहे हैं। वो बिहार प्रदेश के पटल के पूरे प्रदेशवासियों के साथ वो वक्तव्य कर रहे हैं, ये है हकीकत। अच्छा। और अगर आपने कहा कि वो कुछ कहते हैं, तो आपने ये भी बयान सुना होगा लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का जी, कि हम उनको समझाते रहते हैं। हाँ। और हम तो कह रहे हैं साहब, हमें थका हारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हर चीजों में बिहार पिछड़े पल में नंबर 1 है, और ये इनके 20 साल के शासन सत्ता में हुआ है। प्रदेश की महिलाएं पूरे देश में, अच्छा ये इन्होंने बजट की ये बड़ी लंबी चौड़े ये लोग बात करते हैं, हाँ। 60,000 करोड़ का बजट पास कर दिया शिक्षा पे, और शिक्षा में इंटरमीडिएट का बच्चा जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा 100 में मात्र 9 बच्चे आप इंटरमीडिएट में पास करवाते हैं। ये 60,000 का आप शिक्षा बजट दिखाते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर हाई स्कूल में बच्चा ड्रॉप आउट करता है तो वो बिहार प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट की जो है आपने रिकॉर्ड बनाया है। तो आप बड़ी बड़े बातें करिए, हम 2025 में स्पष्ट बहुमत की सरकार लाएंगे। हम मजबूर लोग नहीं है साहब, हम मजबूर नहीं। और जो पिछले साल जो हुआ था, वो पिछले जो 12,000 का जो अंतर था ना, आपने देखा है कि किस तरीके से जनता के वोट का हनन करने का काम किया सत्ता में बैठे हुए सहयोगियों ने। ठीक है, तो इस बार वो गुंजाइश नहीं रहेगी ना, एकदम कंफर्टेबली पार पा लीजिएगा ना। फिर मैं यही कह रहा हूं कि हम कंफर्टेबली पार करेंगे, और हमको थका हारा रिटायर्ड मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं। ठीक है। देखिए सिंह अरोड़ा साहब, अब आरजू खान साहब की भी बात आपने सुनी, प्रतिभा जी की भी बात आपने सुनी। कह रहे हैं खान साहब कि देखिए हम मजबूर नहीं हैं, अब इस बार मजबूर नहीं होंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो क्या ये इतने मजबूत हैं आज की स्थिति में कि एनडीए गठबंधन से पार पा सके? पहली बात। और दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव के ट्वीट का आशय उन्होंने समझाया तो जरूर है, लेकिन क्या उसका आशय राजनीतिक गलियारों में वही है जैसा वो समझा रहे हैं, या उसके लिए कोई एक अलग दृष्टिकोण है? आप आने वाले वक्त में यह पूरे टसल को कैसे देख रहे हैं? जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के लिए अभी चुनौतियां रास्ते में बहुत हैं। सबसे बड़ा जो चुनौती है, लाल इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा या तेजस्वी अकेले अपने दम पे लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की इस प्रकार की अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है इस पर। दूसरी बात, सीटों को लेकर जब बात होगी तो क्या बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी में फाइट चल रही है, तो इसको भी एक बड़ा सवाल उठता है। कि अब बात आती है जनता के बीच में। जनता के बीच में जाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा बीजेपी की पूरी फाइट जो इस बार दे रही है एनडीए गठबंधन, वो बड़ी मजबूती के साथ दे रहा है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एलजेपी भी अब साथ मिल चुकी है, और अब जो है एक नई रणनीति के तहत जिस प्रकार से फाइट करने की बात हो रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, पिछली बार की तरह उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट को उसको में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। तो सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि एनडीए भी उतनी ही मजबूती के साथ फाइट कर रहा है जितना आरजेडी कर रही है। तो जब तक अलायंस में कितनी सीटें किसको मिलने वाली हैं कांग्रेस और ये स्पष्ट नहीं हो जाता, कुछ भी कहना मैं समझता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है बहुत सारी चुनौतियां दिखाई देंगी। ठीक है प्रतिभा जी, एक सवाल अब आपसे भी। कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें एक बार फिर आपसे ज्यादा हो जाए अगले विधानसभा चुनाव में, नीतीश बाबू फिर कम सीटों पर चुनाव जीत पाएं, तो क्या आज भी के जो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं वो क्या उस वक्त भी मुख्यमंत्री रह सकेंगे, खास तौर पर जब हम महाराष्ट्र की स्थिति से वाकिफ हैं?
नहीं, देखिए कुणाल जी, महाराष्ट्र की स्थिति कुछ और है। महाराष्ट्र और बिहार में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। और जिस तरह से हर मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो एनडीए के देश के सबसे बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहने का काम किया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे, तो सीटें कम आए या अधिक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी होंगे। अच्छा, तो बराबरी सीटों पे लड़िएगा कि उसमें कम बेसी हो सकता है? अरे भाई, ये तो बड़े लीडर्स बैठ करके आपस में तय कर लेंगे ना। हाँ। हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना बता देना कि राहुल गांधी जी ने कहा बाद में तय करेंगे। ये जो मुख्यमंत्री फेस लेकर के 36 इंच का वो 36 साल के लड़के को लेकर घूम रहे हैं ना, क्या कहा है राहुल गांधी जी ने? इनका गठबंधन है कहीं क्या? इनमें तो खुद रार है, आपसी टकराव है, तिनका बिखरा हुआ है इनका गठबंधन। ये क्या, देखिए, इस असल में इनकी छटपटाहट ये है कि ये बिखरे हुए तिनके की तरह लोग और उनके सामने मजबूती एकता के साथ चट्टान की तरह खड़ा विपक्ष के, मतलब एनडीए। तो इनका लेकिन तो एक बात लोग यह भी सोचते हैं प्रतिभा जी की, आखिर देखिए अभी आप एनडीए के साथ हैं तो चट्टानी एकता आप इसको कहते हैं, जब आप आरजेडी के साथ होते हैं तो उस वक्त भी चट्टानी एकता कहते हैं। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर में नीतीश कुमार जब जिसके साथ जाते हैं बंध जाते हैं तो वो चट्टानी एकता हो जाता है, और फिर जब वक्त आता है तो कभी कभी यह एकता टूट भी जाती है, एक नए चट्टान के साथ एकता होता है? कुणाल जी, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की साफ सुथरी छवि, बिना उनका चेहरा लिए बिहार में कोई मुख्यमंत्री बनने का सोच भी नहीं सकता है। अच्छा। मैं बता दूं, उनकी प्रासंगिकता इतनी है, मैं नहीं कह रही, आप भी कह रहे हैं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि बिहार की जनता को उनके ऊपर अटूट विश्वास है। ठीक, अटूट विश्वास है। खान साहब, अब यह जो अटूट विश्वास जनता का नीतीश कुमार के ऊपर है, क्या इस विश्वास को तेजस्वी यादव के आत्मविश्वास से तोड़ा जा सकता है? इतना जनता का अटूट विश्वास है नीतीश कुमार जी के ऊपर जनता का कि उनको 42 नंबर सीट पे लाके खड़ा कर दी। अब इससे ज्यादा अटूट विश्वास क्या हो सकता है? लगातार तीसरी सबसे छोटी पार्टी है, उसके बाद भी पलटी मार मार के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इनकी तो कोई विचारधारा है नहीं, समाजवाद के नाम पे आरएसएस की गोद में बैठते हैं। तो ये तो सारा विचारधारा और इनके सामाजिक चोला जो ओढ़े थे वो तो नकाब खींच दिया है प्रदेश के आम जनता ने। तो ये ऐसे ही दावे करते रहते हैं, और हकीकत तो ये है ना सर कि इनके अंदर तो इतने रार हैं, ये दिखाते हैं विपक्ष के ऊपर, इनको तेजस्वी फोबिया हो गया है। हकीकत ये है ना कि अब देखिए, ये इनकी नहीं के गठबंधन के जीतन राम मांझी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं उपेक्षित किया गया, औकात दिखा देंगे, और उसके बाद भी ये करते हैं जिसपे खान साहब बहुत जल्दी से वक्त का अभाव है, आप सब कुछ जानते हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके चलते चाहे मांझी साहब हो चाहे नीतीश कुमार बाबू हो, सब ऐसे बंधे हुए हैं? अब ये तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये सवाल करिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो पकड़े हुआ मुख्यमंत्री। वो तो कहते हैं मजबूरी ही नहीं है, ये तो मजबूती है। मैंने मजबूरी उनका देखा है कि प्रदेश का डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, अगर वो बयान देते हैं मीडिया को तो वो कहते हैं चलिए हो गया, चलिए नहीं तो हम ठीक कहते हैं कि वो प्रदेश के पकड़ हुआ मुख्यमंत्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार की बात ही कुछ और है। अब बिहार में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव कुछ वक्त के बाद, लेकिन उसके पहले ही तमाम बिसात बिछनी शुरू हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसके मूव से किस पार्टी को फायदा मिलता है और कौन पीछे रह जाता है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।